aspirants, welcome to Competition Guru. I am Dr. Deepa Bharadwaj, your faculty of chemistry. तो आज हम आपके पास में लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया हमारे पास में पीजी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं और उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे हमारा यही ऑब्जर्वेशन है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा वेटेज इन सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएमसी का जिसका नाम है मेटल कार्बिन्स। तो आज की डेमो क्लास फर्स्ट में मैं आपसे मेटल कार्बिन्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ। अपने इस लेक्चर में हम पूरा मेटल कार्बिन्स को कंप्लीट करेंगे, फिशर कार्बिन्स, स्क्रॉक कार्बिन्स, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी हिस्ट्री का कैसे वो बनते हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आप अगर आप ओएमसी का ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। साथ में ही आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे ओएमसी का फुल वीडियो आपको देने वाले हैं, पूरे चैप्टर का जितने भी इसके अंदर हमारे पास में टॉपिक्स हैं वहां पे वो सारे हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप अपना चैप्टर ओएमसी का यहाँ से देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा अभी हर जगह पे काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं हमारे पास में पीजीटी केमिस्ट्री की। तो अगर आप मास्टर्स हैं, आपके पास में आप बीएड कर चुके हैं तो देखिए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कीजिए, वैकेंसीज को देखिए और साथ में पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सिलेबस क्या है, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनने वाली है, इन सभी चीजों पे अब आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर आज का ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स के बाद में आपका नेट हो, गेट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मेटल कार्बिन्स को। तो हम बात कर रहे हैं जब मेटल कार्बिन्स की, मेटल के साथ में जब डबल बॉन्ड आता है कार्बन का। हम जानते हैं कार्बन के कंपाउंड्स हमारे पास में कहां से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और इसके अंदर अगर आप मेटल्स को का बॉन्ड लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है, इनऑर्गेनिक का इसके अंदर फ्यूजन हो जाता है और इसीलिए इसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे मेटल कार्बिन्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास में मेटल एंड कार्बन का डबल बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसी को ही हम बोलते हैं मेटल कार्बिन। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं मोस्टली। यही एक वो मोइटी है मेटल कार्बिन की जो एक्टिव होती है कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए। इसीलिए एज अ कैटलिस्ट मेटल कार्बिन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम काफी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और उसका रीजन है यही, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं और ये जो साइट है ये कैसे हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। देखिए आप कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, आप देखेंगे उसका वेटेज किसी एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा क्यों आता है, तो उसका अपना एक एप्लीकेशन है। जिस भी टॉपिक की एप्लीकेशन ज्यादा होंगी उसका उतना ही ज्यादा अच्छा वेटेज होता है और उतना ही ज्यादा उसके बारे में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज उनकी एप्लीकेशन पार्ट पे जाइए और देखिए कि इनकी एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड के अंदर। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास में कैटलिस्ट के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च ऑल ओवर इंडिया और पूरे सारे के सारे आईआईटीज में चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कैटलिस्ट पे बहुत अच्छी काम हो रहा है वहां पे। तो उसका रीजन ही यही है कि ये आज का अभी का जो चल रहा है हमारे पास में बहुत ही एडवांस टॉपिक है और इसीलिए इनका एप्लीकेशन इतनी ज्यादा होने के रीजन से ही जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आए ताकि आप इन फ्यूचर जहां पे भी आप सेलेक्ट होंगे एज अ टीचर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, तो वहां पे आप इस टॉपिक को अच्छे से करा सकें, है ना। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस जाननी है और इंटरेस्ट के साथ आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि आपको उस टॉपिक के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे और उसको मेमोराइज करने में भी बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके,
तो बात करते हैं यहाँ पे मेटल कार्बिन डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे फिशर एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको पहली बार कार्बिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने फाइंड आउट किया एक कार्बिन को जिसमें हम यूज कर रहे थे टंगस्टन मेटल को। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फिशर कार्बिन बनता है वो टंगस्टन का कार्बन से डबल बॉन्ड बनता है, साथ में यहाँ पे पीएच होता है, यहाँ पे OMe दैट इज OCH3, और यहाँ पे हमारे पास में 5 क्या होते हैं, टंगस्टन से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है। CO को बोलते हैं कार्बोनाइल। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग में इसकी नेमिंग आती है, मेटल कार्बोनाइल्स आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आता है ना, ये सारी चीजें आती हैं और ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे आपको सब कुछ ये कराने वाले हैं, बट ये मेटल कार्बिन्स को यहाँ पे कराने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप इतना ही पार्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा, और कोई भी पार्ट हमारी डेमो क्लास का किसी भी क्लास से कनेक्टेड नहीं है अभी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये देखने के लिए कहीं और कोई और क्लास देखनी है या कुछ और देखना है। जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर आएंगे या फिर जो भी नए नाम आपको मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, वो मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, और पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमारे पास में फिशर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आए तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही फिशर कार्बिन आता है उसके बाद में स्क्रॉक आते हैं एक दूसरे टाइप के कार्बिन को लेके, जिसका नाम रखा गया था स्क्रॉक कार्बिन, और उसके अंदर टेंटिलम एज अ मेटल यूज किया गया। लेकिन इन दोनों कार्बिन्स की जो जितनी भी एक तरीके से आप देखेंगे कि क्या इनका पहचान है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लिगेंड्स जो अटैच हो रहे हैं वो कैसे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन, मतलब जितनी भी इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके जो मेन वहाँ पे पॉइंट्स हैं वो दोनों के ही एकदम अलग हैं। और सच कहूँ और बताऊं तो आपको, तो इसमें क्या होता है, एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं। इसीलिए फिशर एंड स्क्रॉक कार्बिन को याद करना भी बहुत ही इजी हो जाता है, इनके बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रॉक ने कार्बिन बनाया उसका जो हमारे पास में नोटेशन आता है वो होता है CH2, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आता है, और यहाँ पे आता है CP क्या है हमारे पास में, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल इस तरीके से बनता है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बिन्स के बारे में हमने बात की है। डिटेल में हम बात करने वाले हैं फिशर एंड स्क्रॉक कार्बिन्स के बारे में, इनके नेचर के बारे में। देखिए आप इसको अपने नोटबुक में आप एज अ नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है फिशर एंड स्क्रॉक कार्बिन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों के अंदर ही, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, डिफरेंट टाइप की इनका रिएक्टिविटी पैटर्न होता है, इसीलिए इनकी एप्लीकेशंस भी डिफरेंट टाइप की होती है। एज अ कैटलिस्ट भी इनको अलग तरीके से रिएक्शंस में यूज किया जाता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि मेटल डिफरेंट होने की वजह से इनका रिएक्टिविटी पैटर्न हमें क्या मिलता है, बहुत ही डिफरेंट मिलता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने बनाया है अपने फिशर कार्बिन को और स्क्रॉक कार्बिन को, तो हम देख पाते हैं कि दोनों के साथ में ही जो अटैच्ड लिगेंड्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, उनका नेचर क्या है, टोटली डिफरेंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो फिशर कार्बिन के अंदर टंगस्टन है, वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, मेरा कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें टेंटिलम वाले केस में, तो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रुप सी जो है वो अलग तरीके के हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं हमें यहाँ पे कि दोनों का ही नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो हम देखेंगे इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। मैं बना देती हूँ दोनों साइड पे, ताकि हम यहीं से ही क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे इसको। ओके, दिस इज फिशर एंड स्क्रॉक के लिए बात करते हैं। हाँ जी, डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए हमारा नेचर कैसा होता है, कार्बिन की सबसे पहले हम बात करेंगे। फिशर कार्बिन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, उससे ऑपोजिट हमारा स्क्रॉक कार्बिन जो होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। फाइल का मतलब होता है लविंग, तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस कार्बिन की, जो कि फिशर कार्बिन है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल होने का मतलब क्या है कि खुद ये पॉजिटिव है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जो ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है? जो थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इस कार्बिन के अंदर होना क्या चाहिए था, आप अच्छे से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपेयर टू क्या, कार्बन के। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेगा। लेकिन फिशर कार्बिन ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके इस पार्ट को, इस मोइटी को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि हमारे पास में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो होता है वो किस पे मिलता है, यहाँ पे टंगस्टन पे मिलता है, मेटल पे मिलता है। और हमारा जो कार्बिन होता है वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर के अंदर, है ना। ये एक तरीके से ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इसीलिए ये कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से खुद कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है नेचर में, ओके। और दूसरी तरफ अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको पता है टंगस्टन कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। या फिर मैं बोलूं कि यहाँ पे इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे ये कैसा होगा, कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसके बारे में भी अभी इसको हम देखते हैं, ओके। अच्छा, तो हमारे पास में टेंटेलम क्या है, फिशर कार्बिन की हमने बात की है अभी। अगर हम आते हैं स्टॉक के ऊपर तो ये हमारा कैसा होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि इसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बोले नेगेटिव चार्ज भी नहीं बोलूंगी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म में। तो यहाँ पे टेंटेलम के ऊपर कर्ज के साथ में जो कार्बिन है, सॉरी ये इसकी बात हो रही है, ये कैसा होता है, कार्बिन की बात कर रहे हैं। और ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है नेचर के अंदर। कहा जाए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी होती है। सेकंड हमारे पास में है पाई डोनर, जो आर ग्रुप अटैच्ड होता है। आर ग्रुप, यहाँ पे देखिए OMe अटैच्ड है, पीएच अटैच्ड है। इसका मतलब क्या है, यहां से समझिए, यहाँ पे कार्बिन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या अटैच होगा इसके साथ में, लिगेंड वो अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सके। और इसके अंदर OMe के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पाई डोनर है हमारा ऑक्सीजन। पाई डोनर होने का मतलब क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एज अ लोन पेयर ऑक्सीजन पे होते हैं एंड दे कैन पार्टिसिपेट हेयर। और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में पाई डोनर्स होते हैं जो आर ग्रुप की तरह अटैच होते हैं, किसके अंदर, फिशर कार्बिन के अंदर। तो पहले हम फिशर कार्बिन को ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, टंगस्टन तो हम ले ही रहे हैं मेन, उसको मॉडिफाई करके मोलिब्डेनियम भी आता है एंड आयरन भी आता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिगेंड्स की बात करते हैं जो टंगस्टन से कनेक्टेड होंगे, वो हमारे पास में कैसे होने चाहिए, पाई एक्सेप्टर्स। हाँ जी, क्यों होने चाहिए पाई एक्सेप्टर्स, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ट्रांजिशन मेटल के पास में, तो साथ में जो जुड़ने वाला लिगेंड है उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, जो डेंसिटी को बैलेंस करे, डिक्रीज करे। यहाँ पे आपने देखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो जो यहाँ पे आर ग्रुप जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को कम कर सके। सिमिलरली टंगस्टन के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा नेगेटिव नेचर आ रहा है, डेंसिटी ज्यादा आ रही है, तो पाई एक्सेप्टर ज्यादा सुटेबल होते हैं। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी चार्ज स्पीशीज है उसको इतना ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है कि उस पे जो चार्ज है वो कम से कम रहे। तो हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं लगा सकते, तो क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया घटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगेंड which may have like a donor ability, जो पाई डोनर्स के अंदर होती है, may have an acceptor ability, जो कि कार्बोनाइल के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है या फिर कोई भी पाई एक्सेप्टर्स, है ना। उसके बाद चलते हैं हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन काउंट, तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है इसके लिए। एंड नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑन एडिशन ऑफ Cr2। यहाँ पे जो ये मेटल है इसमें जब Cr2 को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 चेंज होती है फिशर के अंदर। ये पार्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो लिगेंड्स की बात चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये प्लस चार्ज में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बिन को अगर आप देखेंगे तो ये प्लस चार्ज में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे पीएच और OMe को यूज भी किया गया है। और यहाँ पे ऑपोजिट है H and H। थोड़ा सा स्ट्रोक की बात करेंगे,
न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में, मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे। और कौन से R ग्रुप होते हैं? अब देखिए भैया, हमारा जो CH2 है वो ऑलरेडी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ही क्या है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी अच्छी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी अच्छी है तो हमें इसको कोई भी डोनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कौन से होते हैं? सिग्मा डोनर्स यहाँ पे यूज होते हैं। कैसे होते हैं? सिग्मा डोनर्स, जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कौन कौन से मेटल्स यूज किए जाते हैं। टेंटेलम 5 एंड यहाँ पे टंगस्टन 6। अगर आप टंगस्टन को यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि यही बात मैं आपको जस्ट अभी बताना चाह रही थी कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमारे पास में जो स्ट्रोक कार्बिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हाई इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब क्या है? बहुत ही इनके ऊपर प्लस चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा, और यही एक रीजन है कि ये कैसे होते हैं हमारे पास में। यहाँ पे देखिए, आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जब मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, तो हम कार्बिन की बात कर रहे हैं, और अभी जो मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो मैं मेटल की बात कर रही हूँ, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हमारे पास में मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमारे पास में जो लिगेंड्स अटैच होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो डीलोकलाइज करके इलेक्ट्रॉन दे सकें या इंडक्टिव इफेक्ट से दे सके, क्योंकि वही बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो नेगेटिव चार्ज तो इस पे हम लेके आ नहीं सकते हैं, हमें इसको न्यूट्रल रखना है। इसीलिए यहाँ पे कैसे रखे जाते हैं, ये जो यहाँ पे लिगेंड्स कनेक्ट हो रहे हैं टेंटेलम से, ये कैसे होते हैं? जो इंडक्टिव इफेक्ट से, यहाँ पे जो Me है वो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन्स को डेंसिटी को पास करने की कोशिश करता है, और Cp भी सेम चीज करेगा यहाँ पे। इसीलिए टेंटेलम क्या होता है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ से लिगेंड्स जो कनेक्टेड हैं वो कैसे होते हैं? आप देख सकते हो, हमने यूज किया था कैसा, यहाँ पे हमारे पास में CO5 हमने यूज किया टंगस्टन के साथ में। क्यों किया था? क्योंकि मेरा जो मेटल है वहां पे वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है और CO को वो दे सकेगा। देखिए, एक ही बात को यहाँ पे कई तरीकों से समझाया जा सकता है, लेकिन आप मेन चीज लिखेंगे कि जो मेटल है, आप प्लीज इसको राइट डाउन करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लो में रहेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड हमारे पास में स्ट्रोक में कैसा होगा? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेंटेलम की, मतलब मेटल की बात हो रही है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ से क्लियर हैं। अभी हम बहुत ही अच्छे से ये सबको समझने वाले हैं। फिर सेम आ गया हाँ जी, तो अभी बात करते हैं हम कुछ कार्बिन्स के बारे में। कार्बिन के बारे में बात करने वाले हैं। मेटल कार्बिन से पहुंचने से पहले तो यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस पे चलते हैं अपने सारे लेक्चर्स के अंदर। बेसिक बात करेंगे, कार्बिन्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, 2 टाइप के हमारे पास में कार्बिन्स होते हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन का मतलब क्या होता है? यहाँ से निकालते हैं, अगर आपको पता है कि एनर्जी स्टेट निकालते हैं 2s+1 से, वहां पे हमारे पास में s क्या है? दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने सुना होगा कि अगर हम बोल देते हैं कि s जो है वो 1/2 आया है मेरे पास में, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 होता है ना, तो मान लेते हैं ये 1/2 आ गया, तो इसका एनर्जी स्टेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका बनेगा 2s+1, 2 × 1/2 वैल्यू रख दीजिए +1 एंड दिस बिकम्स 2। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से निकाली जाती है। अच्छा जी, अब सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन की बात कहाँ से आ जाती है? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से ले सकते हैं कि दोनों एक ही में हो, है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो 1/2 + 1/2 मतलब आपका जो स्पिन है वो ऐड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों की जो स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए +1/2 + 1/2, और ये कितना बन जाता है? मेरा s बन जाएगा 1। तो यहां से अगर मैं 2s+1 निकालती हूं इसके लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए, इसके लिए, तो ये मेरे पास में आता है 2 × 1 + 1, और ये बन जाता है 3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों पेयर अप हैं, अगर ये A है और ये B है, तो A के लिए हमने निकाल लिया, कितना आया है? 3 आया। अब B के लिए निकालते हैं, तो B के लिए निकालेंगे तो दोनों के दोनों पेयर अप हो गए यहाँ पे, ये देखिए।
तो एक का +1/2 है जो स्पिन ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है उसका -1/2, तो ये मेरा आ जाता है 0। यहाँ पे ये जो नोटेशन है एक सिंपल उसके लिए दिया गया है दिखाने के लिए कि दे आर ऑपोजिटली पेयर्ड, तो इसका माइनस हो सकता है, इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस। कुल मिला के बात ये है कि ये ऑपोजिट होने वाले हैं और अगर ये ऑपोजिट होंगे तो इनका स्पिन जो है कैंसिल हो जाता है और एस आ जाएगा 0। तो हम 2s1 + 1 निकाल रहे हैं एनर्जी स्टेट, तो वो आ जाती है 2 × 0 + में 1 विच बिकम्स 1। तो जो ये 3 है इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ओके, और इस 1 को बोलते हैं सिंगलेट बोलते हैं। यहां पे देखिए इसको बोलेंगे हम सिंगलेट। तो ये कब बन रही है हमारी, ये हमारा बनता है जब 2s + 1 = कितना आ जाता है 0, यहाँ पे 2 × में 0 + में 1 = 1। और ट्रिपलेट हमारा कहाँ से आता है 2 × 1 + 1 = 3। और कार्बिन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कार्बिन इसी टाइप से होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया। ये हमारे पास में क्या है pz ऑर्बिटल है और ये हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो ऑलरेडी हाइब्रिडाइज हो चुका है, जिसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और r हमारे वो 2 ग्रुप हैं जिनकी हमने बात की है। तो अगर मेरे पास में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बिलोंग करते हैं, जिसका मैंने बताया कि वो कैसे होते हैं पेयर अप होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। लेकिन अगर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाए pz में और एक आ जाए sp2 में तो उसको हम बोलते हैं ये ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। इसीलिए और यहाँ पे हमारे पास में ये दोनों ही कार्बिन्स जो होते हैं सिंगलेट एंड ट्रिपलेट दे आर आइसोमर्स, स्पिन आइसोमर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों कार्बिन्स क्या होते हैं स्पिन फॉरबिडन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा ऐसा नहीं है कि ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाना अलाउड होता है, ये अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है यहाँ पे जो एंगल्स हैं, अगर आप बात करेंगे आर की, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का ही जो बॉन्ड एंगल आता है ये वाला, ये क्या होगा डिफरेंट। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का ही डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग अलग है तो दोनों के एंगल्स एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी के सारी डिफरेंट आती हैं, ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये पार्शियली ऑक्यूपाइड है और pz ऑर्बिटल जो यहाँ पे है ये फुल्ली अनऑक्यूपाइड है ना। तो ये कैसा हो जाता है pz ऑर्बिटल यहाँ पे कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स वैकेंट हो जाता है। हाँ जी, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंगलेट ट्रिपलेट की हमने बात की है। फिशर कार्बिन के अंदर ये कैसे बिहेव करेगा, स्क्रॉक के अंदर कैसे करेगा, तो वही तो इंपॉर्टेंट बात थी बताने के लिए कि दोनों के कार्बिन्स ही क्या होते हैं बच्चों अलग अलग होते हैं। हमारे फिशर के अंदर सिंगलेट कार्बिन को यूज किया जाता है एंड स्क्रॉक के अंदर यूज किया जाता है ट्रिपलेट कार्बिन को, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिशर कार्बिन के अंदर क्या होता है। इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में ये कार्बिन है जिसके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल के d इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ्री हैं, ये d इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये यहाँ पे इनको क्या करेगा डोनेट करने की कोशिश करेगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो जो कार्बिन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, जो उसकी फ्री जो उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और यहां से ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अभी मेटल के पास में क्योंकि एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स होते डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा और यहां से बन जाता है M डबल बॉन्ड C टाइप का बॉन्ड। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक्स को जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप की बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर होती है, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बार तो लिगेंड क्या होता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा डोनेट करता है और दूसरा जो मेटल होता है उसके पास में अगर एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स हैं तो वो भी बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। ये उसी टाइप का बॉन्ड चल रहा है, इसीलिए फिशर कार्बिन्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्रॉक के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल और इसके पास में है और एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे ऑर्बिटल के अंदर है और ये दोनों क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर रहे हैं शेयरिंग कर रहे हैं और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
दोनों का बॉन्डिंग टाइप हमारे यहाँ पे अलग हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिशर के अंदर हमारे पास में डोनेशन प्रीडोमिनेंट होता है, यही लिखा गया है, इसकी बात कर रहे हैं। और हमारे पास में स्कॉक के अंदर 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं और दोनों के दोनों पोलराइज्ड होते हैं टुवर्ड्स कार्बन गिविंग अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या कहा जा रहा है इसके अंदर यहाँ पे कि हमारे पास में जो पोलराइजेशन होता है वो कार्बन की तरफ होता है और इसके ऊपर इसीलिए कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन जो मेरा फिशर के अंदर है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, हाँ जी, यहाँ पे जो हमने बात की थी इसमें हम बात कर रहे थे इसमें, तो हमारे पास में यहाँ पे हमने यही बात आपको बताने की कोशिश की थी कि कार्बन जो होता है हमारे पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके अंदर यही कार्बन क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है यहाँ पे। हाँ जी, इसी में बात की है ना। तो यही बात हमने वहां पे समझाने की आपको कोशिश की थी। आई होप यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि मैं बात कर रही थी किस चीज की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की। हम बात कर रहे थे कि कार्बन हमारे पास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है और इसीलिए सारी के सारी प्रॉपर्टीज वहां पर डिफर कर जाती हैं। इस चीज को आप यहाँ से ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसका रीजन क्या है, ये सिंगलेट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो कार्बन की साइड देखने को मिलता है, इसीलिए ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज बिहेव करता है और इसीलिए जो आर ग्रुप होते हैं वो हमारे पास में कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, HH, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन वहां पे नहीं जरूरत है हमें, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से हम इसको मेंशन कर सकते हैं इनके सारे पॉइंट्स को, कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि यहाँ पे हेटेरो एटम एंड फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रेफरेंशियली स्टेबलाइज अ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब हम बात कर रहे थे अपने फिशर कार्बिन की, तो यहाँ पे हमने बताया था कि पीएच एंड ओएमई है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारे पास में फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट और हेटेरो एटम्स का हम यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास में किसकी बात हो रही थी, टेंटिलम की बात हो रही थी और उसके साथ में कार्बिन के ऊपर क्या चल रहे थे, हाइड्राइड चल रहे थे। हाइड्राइड क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्राइड इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे पाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, इसीलिए यहाँ पे टेंटिलम के साथ में जो कार्बिन है, स्ट्रॉक कार्बिन है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव कैरेक्टर में होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पे हाइड्राइड को यूज किया जाता है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आगे हम चलते हैं कि हमारे पास में जो कार्बिन्स होते हैं, दे आर बोथ फिशर एंड स्ट्रॉक कार्बिन बोथ आर थर्मोडाइनमिकली एंड काइनेटिकली अनस्टेबल। ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं और इसीलिए क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे, इट फेवर्स अ स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बिन बॉन्ड्स डिसफेवरिंग डिसोसिएशन। यहाँ पे जैसे ही कार्बिन्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेंगे, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि डिसोसिएशन ही पॉसिबल नहीं होता, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, बिकॉज कार्बिन्स आर वेरी अनस्टेबल, सो दे मेक अ बॉन्ड विद द मेटल एंड फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच डजंट फेवर द डिसोसिएशन ऑफ इट। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आप छोटी सी क्वालिटी की ओर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिंगलेट कार्बिन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पेयरअप होता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। और क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन्स के अंदर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक अलग अलग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उनका स्पिन कैंसिल आउट नहीं होता और इसीलिए वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। डायमैग्नेटिक वही होते हैं जिनका स्पिन जीरो आता है, वो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो कोई भी वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो वहां पे जैसे ही आप कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं तो वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना शो कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, कैंसिल आउट नहीं होते। तो फिशर कार्बिन की हमने बात की है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन टाइप का बॉन्ड बन रहा है। थोड़ी सी कुछ बातें इसके बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे हम यहाँ पे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बिन, कार्बन इज कंट्रोल्ड बाय द बॉन्डिंग। यहाँ पे जो इसकी रिएक्टिविटी है वो कैसे शो हो रही है, देखें आप कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, यहाँ पे इसको पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं हम।
तो ये यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो ये कार्बिन है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बॉन्डिंग कर रही है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है यहाँ पे। और फिशर कार्बिन जो होते हैं वो predominantly a sigma donor via lone pair, but the empty pi orbital on the carbon is a weak acceptor for pi back donation for the metal orbitals। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास में जो कार्बिन की हम बात कर रहे हैं, ये कार्बिन की हम बात कर रहे हैं, इसके पास में क्या होता है, एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो पाई बैक डोनेशन को फेवर करेगा। बस यही बात इसमें बोली जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो होता है वो हमारे पास में हमें मिल जाता है, और हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये पाई, मतलब ये हमने जो बात आपसे करी उसी के बारे में ही हम इसमें मेंशन कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर उसके बाद में पाई बैक डोनेशन भी होता है। और इसीलिए हमारे पास में फिशर कार्बिन जो होता है स्टूडेंट्स वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है। अच्छा जी, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी हमने वही एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है कि किस टाइप से आपका, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम यही बताना चाहते हैं कि मेरे पास में जो मेटल है डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं लिगेंड, वो क्या करता है, वो यहाँ पे इसको रेजोनेंस डिलोकलाइज करेगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो मेटल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, और OMe यहाँ पे बना देता है डबल बॉन्ड। तो ये एक टाइप का हमारा क्या बन जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बन जाता है। अगर मैं इस पाई डोनर को X बोल देती हूँ और R' इससे कोई कनेक्टेड है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट के बना 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। हाँ जी, तो यहाँ पे ये बन गया है 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में हम चलते हैं कि हमारे पास में अगर आप इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं इस बॉन्ड के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो टोटल मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और अगर मैं सेंटर्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो 1, 2 और 3 हमें यहाँ सेंटर्स मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कहा जाता है। तो फिशर कार्बिन के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो इस कार्बन को क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाती है। कैसे बनेगा वो, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से ये बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो ये बीच बीच में क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता रहता है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन का, जो ये डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा 2 से कम ही आता है। किसकी वजह से, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। और ये हमें कहां से मिला, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। इस पेज के ऊपर हमने दिखाया है कि जब हमें क्या मिला था, इसकी स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में इसकी स्ट्रक्चर फिशर को मिली थी। उसके बाद में इसके यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक पेपर से लिया गया है और इसमें हम दिखा रहे हैं कि इस टाइप के बॉन्ड जब बनते हैं, ये यहाँ पे जो लिया गया है क्रोमियम मेटल से लिया गया है ये कार्बिन, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं उनको एनालाइज किया गया और उसी के बेसिस पे बताया गया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लेस देन 2 आता है। तो ये बस एक एग्जाम्पल को शो करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने जो भी स्टडीज इस पे की गई है, फिशर कार्बिन पे की गई है, स्ट्रॉक कार्बिन पे की गई है, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद में इनको बताया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज को बताया गया है और इनको बनाने के बाद में ही इनकी एप्लीकेशंस देखी गई हैं। तो सब कुछ ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही आता है। इस एग्जाम्पल में आप स्ट्रक्चर से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास में कैसा है, क्रोमियम बेस्ड कार्बिन है, फिशर कार्बिन का ही एक टाइप है। हमने यूज किया था कैसे, हमने अभी टंगस्टन के बारे में आपको बताया है। जैसे ही हमारे पास में ये कार्बिन इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद में बहुत सारे कार्बिन्स के लिए काम हुआ और एक हमें कार्बिन दूसरा मिला था जो कि था क्रोमियम बेस्ड। इसके प्रॉपर्टी देख सकते हैं, सिमिलर कंपाउंड है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है हमारे मेटल के साथ में। फिर हमारे पास में क्या आता है, कार्बिन आता है, कार्बिन के साथ में हमारे पास में क्या Nr2 है एंड पीएच है। फेरोसिनाइल बेस्ड एक ये कंपाउंड मिला था, इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया और उससे सिमिलर मतलब प्रॉपर्टीज देखी गई जो हमारे फिशर कार्बिन के अंदर ही थी। ओके, तो इससे नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल स्टडीज हमें मिली थी फिशर टाइप कार्बिन्स के ऊपर, उनको भी वैसे ही देखा गया, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा गया और इसमें बताया गया कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से मैच करते हैं कार्बिन के फ्रेगमेंट से। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो मेटल का एमओ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मेटल का है, वैसा ही कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बिन का भी मिलता है। इसीलिए ये पाया गया कि इन दोनों के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह दिखते हैं, बिहेव करते हैं और इसीलिए बॉन्डिंग भी कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनकी कुछ लोकल सिमेट्रीज के बारे में, C2V बॉन्डिंग के बारे में। और ये टॉपिक हमारा कहाँ से आता है, ग्रुप थ्योरी से आता है। इसका थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप ग्रुप थ्योरी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो आप इनको भी इजीली समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बताई गई थी कि जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे DYZ के होते हैं मेटल के, और कैलकुलेटेड टू बी होमो। होमो क्या होता है हमारे पास में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास में होमो कौन सा होता है, यहाँ पे DYZ होता है, किसका, मेटल का। ओके, और हमारे पास में आप देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिशर कार्बिन का, जिसके अंदर फिशर कार्बिन में हमारे पास में क्या क्या आ गया, टंगस्टन आ गया, उसके बाद में क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है, और X की बात हो रही है। X मतलब जो मेरे पास में कार्बिन से कनेक्ट है, तो वो OR है या फिर NR2, इनको लेके ये बनाया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और यहाँ पे हमने दिखाया है क्या, अगर आप मानते हैं एक साइड को कि यहाँ पे क्या है मेरे पास में MCO5, ये मेटल वाली साइड है स्टूडेंट्स। MO को आप कैसे बनाते हैं, LGO से बनाते हैं ना, LGO। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखा होगा तो वहां से मैं इसका इतना ही आइडिया दे सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दोनों के दोनों हमारे पास में मेटल है, और जैसे यहाँ पे क्या होगा, कार्बिन होगा, इनके ऑर्बिटल्स मैच होते हैं और उसके बाद में ये क्या बनाते हैं, अपने कुछ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इसमें LGOs भी पढ़ते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाने के बाद में जो कॉमन होता है वहां से हम बताते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है ऑक्यूपाइड। तो ये हमारे पास में होमो हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया, लूमो। लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों को ही हम बोलते हैं फोमो, फ्रंटियर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो इन सारी बातों पे आप ध्यान दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं फिशर कार्बिन के अंदर, तो जो हमारा पाई स्टार होता है स्टूडेंट्स, वो होता है लूमो बनता है, और जो पाई होता है वो बनेगा होमो, और ये इससे कनेक्ट होता है, पाई स्टार से कनेक्ट होता है, होमो एंड लूमो बनाते हैं। और इसमें बिहेव कौन करता है, MO के अंदर हमारे पास में मेटल का कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, DZ2 करता है। इसका इतना आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानते हैं, तो ये बस आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। अगर यहाँ पे अभी आप देखेंगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। अभी भी आप कोई भी PGT की वैकेंसी, अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप देखेंगे वहां पे कि फिशर कार्बिन, स्टॉक कार्बिन के ऊपर जो पेपर है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा चीजें हम बताते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज आपकी स्टेटमेंट से आती है, क्या क्या चीजों पे आ सकती है, ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया, ये तो बेसिक मेन पॉइंट्स हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्टडी, एडवांस स्टडी आपको इसीलिए कराई जाती है ताकि आपको बेसिक तो पता ही हो, लेकिन अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसको भी क्रैक कर सके। इसीलिए आपको बस इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। होमो एंड लूमो के बारे में बताया, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बिन का हम यूज करते हैं, अगर हम बात करेंगे कार्बिन की, सी की, तो इसमें हम यूज करते हैं पाई स्टार के यूज होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मेटल के अंदर होता है DZ2। इस पूरे स्लाइड के अंदर आपको ये दो ही बातें याद रखनी है, इतने से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इनके और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए गए हैं और दिखाया गया है कि किस टाइप से इनकी डोनर एबिलिटीज बनती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास में जो pH है उनके पास में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हों। ये थोड़ा सा पार्ट देखिए ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर तो वैसे भी
ऑर्गेनिक का हल्का सा एक पोर्शन आपको टच करके चलना पड़ता है। बस इसमें यही बात समझाई गई है कि जहां पे मेरा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर के अंदर, उससे जो कनेक्टेड लिगेंड्स हैं, जो आर ग्रुप है, अभी हमने देखा पीएच भी हो सकता है, मतलब फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि मेरे पास में अगर पीएच है, फिनाइल ग्रुप है, उससे भी कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो वो डीलोकलाइज करके क्या करता है, हमारे मेटल को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें बताई गई है इसके एग्जाम्पल से। अभी हम चलते हैं फिशर कार्बाइन के बारे में। हमने देखा, सिंथेसिस को देख लेते हैं। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाना है, हम सिंपल सा अपना एक मेटल कार्बोनाइल लेते हैं, जो यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आयरन भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में इसका क्या क्या यूज किया जाता है, इसको लिथियम मिथाइल के साथ में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये क्या बना लेता है हमारे पास में MCO5 CO5 बनाएगा। और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या कर देता है, माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा। माइग्रेटरी इंसर्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस। माइग्रेटरी इंसर्शन का सिंपल सी बात है, ये काफी एक टॉपिक इसमें आता है, OMC के अंदर ही आता है। माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एक लिगेंड है, मतलब कि मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे, वो अगर यहाँ पे CH3 जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, तो इसके अंदर मेरा जो मिथाइल ग्रुप है इंसर्ट हो जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हैं। और ये कैसे बना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर मिथाइल आयोडाइड का यूज होता है, Me+I-, और ये फिर से इस पे अटैक करके क्या बनाता है, MCO5 मोइटी तो वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन जहां पे जो ये डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाता है OMe के अंदर। और इस प्रकार, इस तरीके से हमें क्या मिलता है, फिशर कार्बाइन्स मिलते हैं इस प्रोसेस से। ओके, स्टेप्स आप पढ़ सकते हैं। एल्काइल लिथियम अटैक करता है मेटल कार्बोनाइल पे और क्या कर देता है, एल्काइलेशन करेगा। उसके बाद में हमारे पास में ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर बनती है। ज्विटर आयनिक का मतलब क्या होता है कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों आए हुए हैं, उसी को ही हम ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर रिजिड हो जाती है ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। और फिर क्या होगा, मेरे पास में मिथाइल आयोडाइड का यूज करके हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे Me एंड OMe का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके दो टाइप के आइसोमर्स बनते हैं स्टूडेंट्स, जिनको यूवी विजिबल से देखा गया, और वो होते हैं एंटी एंड सिन। कहां से देख सकते हैं, यहां से देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनी है, O+ और यहाँ पे R इस साइड में आ गया और एक R इसके ऑपोजिट साइड में, जिसको एंटी बोलते हैं। और अगर यही OR जो है वो इसी के साइड में, इसी ग्रुप के साइड में आ जाए, इसको हम बोलते हैं साइन। तो यहाँ पे एंटी एंड साइन दो टाइप के हमारे आइसोमर्स भी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम ले लेते हैं अपने पास में एक कार्बाइन ग्रुप लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये मेटल वाला पार्ट है और ये कार्बन है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बाइन, वाई कोई ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। तो ये सेकंड टाइप है सिंथेसिस का। फर्स्ट सिंथेसिस हमने आपको दिखा दी है, मेटल कार्बाइन से, मेटल कार्बोनिल ग्रुप से होती है। एंड सेकंड हमारे पास में क्या है, ये मेटल के साथ में कार्बाइन ग्रुप जुड़ा होता है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं कार्बिन के ऊपर और वो बनाता है C डबल बॉन्ड Y, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल आता है यहाँ पे, और वो क्या करेगा, हमारा इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा Y के साथ में इस टाइप से। ठीक है, और ये बना देता है ऐसा। इसके अंदर Y क्या हो सकता है, मेरा Y मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होगा, और न्यूक्लियोफाइल OMe NR2 एंड एल्काइल लिथियम। इसके बाद में थर्ड जो सिंथेसिस है, देखिए थोड़ा सा ये याद करने का पार्ट है बच्चों, लेकिन आपको अगर आप इतना सा भी कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इसीलिए आप इन सब चीजों को प्लीज लिखकर प्रैक्टिस करें, देखकर प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि देखने से चीजें उतनी जल्दी मेमोराइज नहीं होती जितना लिखकर प्रैक्टिस करने से होती है। और आप देखिएगा, जैसे आप लिख के कोशिश करेंगे आपको मेमोराइज होना तो हो ही जाता है, साथ में आपको वो ईजी भी लगेगा, है ना। तो इसीलिए आप प्लीज इसको लिखकर करिए। ऑर्गेनिक का ये छोटा सा पोर्शन है जो हमें याद करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम कहां से लेते हैं, LNM CHR2 से। CHR2 ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराते हैं और ये बन जाता है Cr2 टाइप का, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है यहां से
और फोर्थ है MLN को यूज करते हैं, कराते हैं इसको रिएक्ट CH2N2 के साथ में, और ये बनाता है MLN CH2 और N2 निकल जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में फिशर कार्बाइन की सिंथेसिस के इसमें 4 तरीके दिए हुए हैं। अब चारों को अच्छे से पढ़िए, है ना, और उसके बाद में हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा है कि सिंथेसिस के लिए हमारे पास में कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मल कंपाउंड से थे। इसमें कुछ कंपाउंड्स को दिखाया गया है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, हम इसके अंदर अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी यूज करके उनके भी कुछ कंपाउंड्स को एज अ मेटल कार्बाइन बनाया गया है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखिएगा कैसे इसके अंदर हुआ है। ये इसमें इसको बना के दिखाया गया है और इसके अंदर इसके सिंथेसिस का कि किस तरीके से बना है वो शो किया गया है। तो आप इसको अच्छे से आराम से इसको देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिएक्ट कराया गया है हमारे एक NH2Me के साथ में, और ये क्या बनाता है, प्लेटिनम जो है इसके कार्बन के साथ में कार्बीन बनाता है यहाँ पे। और ये बना कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिगेंड L बोल देते हैं अपने इस पोर्शन को, तो जो प्लेटिनम है वो यहाँ पे कार्बाइन पे इस पे इस तरीके का कंपाउंड लिया गया है। CN का हमने बोला था ना, CnCr है यहाँ पे, और ये H+ इस पे यहाँ पे ये इसको प्रोटोनेशन करेगा और ये इस पे अटैक करता है और ये बना देता है इस टाइप से कार्बीन बना देगा। फिर इसको इसका इथेरोलिसिस करते हैं और हमारे पास में ये कंपाउंड बन जाता है। ओके, फिशर कार्बाइन के रिएक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखाई गई हैं। अगर आप देखते हैं क्रोमियम बेस्ड कंपाउंड है हमारे पास में, कार्बीन है, और उसको जब हीट किया जाता है तो वो क्या बनाता है, एक मोनोमर बनाएगा और एक क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। और यहाँ पे ये हमारे पास में एग्जाम्पल किसका है, अगर आप देखेंगे यहाँ से CrCO5, ये है फिशर कार्बाइन, फिशर कार्बाइन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ MC बोन यूजिंग अ सीरियम 4 pyridine N ऑक्साइड DMSO एंड सिंपली O2। इसको डाइऑक्सिन की प्रेजेंस में अगर इस मेटल के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हमारी फिशर कार्बाइन से जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में एक और रिएक्शन है जहां पे हमने किसको लिया है, ये मेरे पास में कार्बन होगा यहाँ पे और ये मेरे पास में डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ से ये बॉन्ड क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है H+ को और ये बना देता है कुछ इस टाइप से कंपाउंड जहाँ पे मेरा मिथाइल अटैच हो जाता है। जब इसको वार्म करते हैं तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। ये सारे के सारे रिएक्शंस अगर आप देखेंगे तो ये कार्बीन बेस्ड रिएक्शंस हैं, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है और इनको यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट को दिखाया गया है किस टाइप से रीअरेंजमेंट होता है इस स्टेप के अंदर। तो आप इसको अगर हम Me अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हमारी मिल जाती है। सॉरी, कहाँ की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे CH3 की जगह मेरे पास में क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ में 3 Me जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों Me एक साइड जाते हैं और R हमारा दूसरी साइड पे आ जाता है। ये इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि रीअरेंजमेंट कैन बी सप्रेस्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन रिच को लिगेंड्स। ओके, इसके बाद में एक और रिएक्शन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपने सुना होगा, रिंग ओपनिंग मैकेनिज्म एंड रिंग क्लोजिंग। अगर हम बात करें रिंग ओपनिंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपकी रिंग जो होती है वो साइक्लाइज्ड फॉर्म में होती है और कोई उसके पास में रिएक्शन होता है, कोई आउटसाइड रिएक्टेंट होता है और उसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में टाइप होती है रिंग क्लोजिंग की, जिसके अंदर एक रिंग ओपनिंग ऑलरेडी होती है, मतलब दो कंपाउंड्स, दो उसके पार्ट्स होते हैं और उसके बाद में रिएक्शन होती है, वो जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिंग क्लोजिंग। तो उसी का ही फिशर कार्बाइन का काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास में है टंगस्टन का, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में रिंग ओपनिंग होती है और यहाँ पे ये पहले डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें आपको मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बन जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिंग क्लोजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही बात हमारी काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी, तो आज हमने जो बात की है फिशर एंड स्ट्रॉक कार्बिन की बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कितनी है, सब्स्टिट्यूएंट किसके कौन से हैं, और इसमें फिशर कार्बिन की सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में जो हमारे कनेक्टेड ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप जो है वो किस पे कौन सा आता है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। ये वाला पोर्शन हमने बहुत अच्छे से कराया है। सिंगलेट कार्बिन कैसे बनता है, ट्रिपलेट कैसे बनता है, कौन सा मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आज इसके अंदर हमने सॉल्यूशन दिया है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप अगर ये टॉपिक कर चुके हैं तो आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपने फिशर कार्बिन के सिंथेसिस और रिएक्शंस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद में आप प्लीज इसका प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन गुरु में सारे के सारे जो एग्जाम्स आपके केमिस्ट्री बेस्ड हैं उनके लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम पीजीटी वैकेंसी, जो केमिस्ट्री की हमारी वैकेंसी आई हुई है ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए भी हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के, कहीं कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही टाइप का बैच प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी साथ में मिलती हैं। उसके साथ में हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे पास में थ्योरी पार्ट अलग से होता है एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको अलग से मिलते हैं साथ के अंदर, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स चल रहे होते हैं उनका एडिशनल प्रैक्टिस कराया जाता है, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और एंड तक आपको सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराए जाते हैं और सारा का सारा रिवीजन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसे किसी भी टाइप के कोचिंग की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे रैंक से, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई आप करें, एक अच्छी जॉब आप अचीव करें, तो आप बेझिझक होकर हमसे अपने किसी भी क्वेरी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा पोजीशन लें तो उसके लिए तैयारी का क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है और अपने टॉपिक्स को अच्छे से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आपको बना के दें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।